हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का श्री क्लासेस इस नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको करवा रहे हैं तैयारी किस चीज की। बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल की रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी जो एमसीक्यू की सीरीज है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ले आया हूं मैं आपके सामने आज का लेक्चर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है एनिमल किंगडम, जहां पर आप बात करते हैं जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले विभिन्न भांति भांति के अलग अलग जंतुओं के बारे में। उनमें कौन से निम्नतम स्तर के जीव है, कौन से उच्चतम स्तर के जीव है, तो वहां पर उन एमसीक्यू को लेकर के आए हैं जो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर। तो पहले इससे जो हमने चैप्टर हुए थे, अपने जो पुराने लेक्चर्स थे, वो भी देखना ना भूलिएगा, जहां पर हमने प्लांट किंगडम, वायरस वगैरह इन सब के बारे में बात की थी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज किसकी, एनिमल किंगडम की। जहां आज हम किससे हाय हेलो करने वाले हैं, अपने एनिमल किंगडम से, जहां पर आप मिलेंगे जंतु जगत से। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मिला। क्या कह रहा है, पोइकिलोथर्मल कहलाते हैं। पोइकिलोथर्म्स आर ऑल्सो नोन एज। अब पोइकिलोथर्म्स किसको कहते हैं आप, ये वर्ड जो है हम किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, जब हम कहते हैं कि जंतु जगत पढ़ा जाता है, तो जंतु जगत में टेम्परेचर के बेस पर समतापी और विषमतापी या असमतापी कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, जैसे कि हम होते हैं समतापी, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, होम्योथर्मल होते हैं हम। तो उसी प्रकार पूछा गया है कि पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं। पोइकिलोथर्म्स आर ऑल्सो नोन एज आइसोथर्म, एक्टोथर्म, एंडोथर्म या हेट्रोथर्म। तो इसमें आपका आंसर आता है एक्टोथर्म। सॉरी, तो आपका आंसर क्या आता है, एक्टोथर्म। क्लियर। तो पोइकिलोथर्म्स ये जिनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, यानी कि जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। वो क्या कर सकता है, अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए, फिर आता है ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा अकर्स इन, कौन से मेंबर्स के अंदर या कौन से ग्रुप में मिलेगा, एनिलिडा एंड पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड एनिलिडा, मोलस्का एंड सिलेंट्रेटा, या फिर एनिलिडा एंड मोलस्का। किसके अंदर मिलेगा आपको ट्रोकोफोर लार्वा। तो अब इसकी अगर बात करें तो लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट है, दैट मीन्स इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, इनका परिवर्तन कैसा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। बिल्कुल, इनका जो डेवलपमेंट है वो होगा अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लार्वा अवस्था का पाया जाना यानी कि डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन। तो पहले तो ये लार्वल स्टेज का नाम आ गया। अब ट्रोकोफोर लार्वा इनमें से किस में मिलेगा, तो ट्रोकोफोर लार्वा आपको पाया जाता है एनिलिडा एंड मोलस्का। किस में मिलेगा ये आपको, एनिलिडा और मोलस्का के अंदर मिलेगा। किस किस में मिलना है, एनिलिडा और मोलस्का के अंदर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो भ्रूण में मुख का विकास पहले तथा मलद्वार का विकास बाद में होता है, यानी कि माउथ डेवलप्स फर्स्ट इन द एम्ब्रियो एंड एनस इज फॉर्म्ड लेटर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स, इकाइनोडर्म्स, या जिसको कह रहे हैं कॉर्डेट्स। इनमें से किस में, देखो पहले क्या पूछा गया कि माउथ पहले बनता है और एनस बाद में, मुख पहले और गुदा छिद्र बाद में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता कब है, ब्लास्टुला के टाइम। जब ब्लास्टुला स्ट्रक्चर आती है उसमें एक पोर बनता है जिसे कहते हैं ब्लास्टोपोर, उसे ब्लास्टो छिद्र या ब्लास्टोपोर कहा जाता है। इस ब्लास्टोपोर के द्वारा, अब अगर पहले हम कहते हैं, पहले अगर मुख बने और बाद में बने एनस यानी कि गुदा, तो इनको आप क्या कहते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं आपके प्रोटोस्टोम्स। क्या कहलाते हैं, प्रोटोस्टोम्स। और वहीं हम अगर इसको कहें उल्टा, यानी कि अगर इस ब्लास्टोपोर के द्वारा पहले बने गुदा, ब्लास्टोपोर के लिए या उसके द्वारा पहले क्या बने, गुदा या एनस, और बाद में क्या बने, बाद में बने मुख, माउथ, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं,
ड्यूटेरोस्टोम्स, और हम ड्यूटेरोस्टोम्स में ही काउंट किए जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसकी विशेषता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिड्स एंड ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्का एंड कॉर्डेट्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड ऑर्थ्रोपोड्स, या फिर इकाइनोडर्मेट्स एंड एनिलिड्स। इनमें से मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको किसमें मिलेगा? अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन है क्या, या जिसको हम कह रहे हैं कि वास्तविक खंडीभवन के समान, तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि इनमें जो जीव है या जंतु है, एनिमल है, इसमें बाह्यतम रूप से व आंतरिक रूप से, बाहर और अंदर दोनों तरह से क्या होगा, इसमें खंडन या खंडीभवन दिखाई देता है, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड दिखाई देता है, अलग अलग भागों में बटा दिखाई देता है। यानी कि बाहर से भी अगर आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, खंडन दिखाई दे रहा है, तो उसमें खंडन आंतरिक रूप से भी पाया जाएगा। बाहर से अगर वो सेगमेंट्स में डिवाइड दिख रहा है, तो उसकी बॉडी इंटरनली भी क्या होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। ये किस में मिलेगा आपको? तो ऑप्शंस आपके सामने है, और इनमें से आपका जो आंसर है वो है एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। इनमें आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। चलिए, सत्य गुहा अथवा देह गुहा पाई जाती है। सत्य गुहा, या जिसको हम कहते हैं ट्रू सिलोम। अब ट्रू सिलोम कौन सी है? जिसमें आप कहेंगे कि आपकी जो गट वॉल है, यानी कि आपकी जो आपने कहा कि भोजन नली है आपकी, उसकी वॉल, और जो आपकी देह गुहा है, यानी कि जो आपकी बॉडी वॉल है, वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से आस्तरित या कवर्ड होती है, और बीच में जो पूरा एरिया है उसे ट्रू सिलोम कहते हैं। तो ट्रू सिलोम किस में मिलेगी आपको? हाइड्रा में, टीनिया में, फेरेटिमा में, या साइकोन में? इन सब में से आपको किस में देखने को मिलेगी ट्रू सिलोम? तो वो मिलेगी आपको फेरेटिमा में। जो अर्थवर्म या केंचुआ है, फेरेटिमा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ट्रू सिलोम। क्या मिलेगा इसमें आपको? सत्य गुहा या देह गुहा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, स्पंज के लिए असत्य है। क्या है जो स्पंज के लिए असत्य है? विच इज नॉट करेक्ट फॉर द स्पॉन्जेस? आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जेम्यूल निर्माण यानी कि गेम्यूल फॉर्मेशन, या फिर युग्मक एपिडर्मल कोशिकाओं से बनते हैं, गेमिट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्पॉन्ज के लिए, स्पॉन्ज आ गया यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? पोरीफेरा की। स्पॉन्ज आ गया मतलब किसकी बात हो रही है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? तो इन सब कैरेक्टर्स पे जब नजर मारी तो अपनी नजर गई यहां, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाय निषेचन, ये तो पोरीफेरा करते ही नहीं है, ये तो स्पॉन्ज के लिए है ही नहीं। तो स्पॉन्ज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाला जो पॉइंट है, ये क्या है? सही नहीं है। ये वाला पॉइंट इसमें सही नहीं है। तो यह क्या लगाएंगे आपका आंसर? बी। चलिए, फिर है ऑस्ट्रिया उपस्थित होते हैं। ऑस्ट्रिया किस में मिलेंगे आपको? ऑस्ट्रिया प्रेजेंट इन पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, एनेलिडा एंड मोलस्का। देखो ऑस्ट्रिया जो है, हमने कहा कि अगर थोड़ा सा डायग्राम याद करें, कुछ ऐसे डायग्राम आपके सामने आपको याद आ रहे होंगे, जिनकी बॉडी के ऊपर हमें ऐसे अनेकों छोटे छोटे पोर्स दिखाई दिए थे। उन्होंने ऐसे छोटे छोटे बहुत से पोर्स धारण किए हुए थे, और इन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। इनको क्या कहते हैं हम? ऑस्टिया। तो शायद याद आया होगा कि ऑस्टिया किसके पास है। तो ये डायग्राम तो मैंने आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि ये डायग्राम तो पोरीफेरा का है, तो आंसर भी पोरीफेरा ही होगा। यानी कि इसके पास में आपको ऑस्टिया जैसे सूक्ष्म छिद्र देखने को मिलेंगे, और एक बड़ा छिद्र पाया जाता है ऊपर की तरफ, जिसे कहते हैं ऑस्क्यूलम। जो बड़ा छिद्र है उसे क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। और छोटे वाले छिद्रों को हम कह रहे हैं ऑस्टिया, जो किस में मिलते हैं? पोरीफेरा में। इसलिए तो पोरीफेरा का नाम पड़ा है पोरीफेरा। पोरी मीन्स पोर्स, फेरा मतलब बियरिंग, यानी कि छिद्रधारी जीव, पोर्स बियरिंग एनिमल्स, उनको आप नाम दे रहे हो पोरीफेरेंस। चलिए, सॉरी, जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है? विच स्पंज इज गिवन एज ए गिफ्ट इन जापान?
देखिए अब हम ठहरे इंडियन कल्चर वाले, हमारे यहाँ पर अगर किसी की शादी हुई है तो जनरली हम देंगे लिफाफा देंगे, उसके अंदर शगुन पकड़ा दिया जाता है या फिर कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दिया जाता है। जापान कल्चर को लेके बहुत ज्यादा कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है अपने कल्चर से। और जापान की जो एग्जैक्ट अगर हम देखें ये वाला रिवाज, जहां पर जो न्यू कपल होता है यानी कि जहां शादी होती है, वहां पर कपल को इनमें से एक जो है पोरिफेरा का मेंबर है वो गिफ्ट में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाइलोनिमा, यूप्लेक्टेला, टेथिया या फिर ल्यूकोसोनिया। तो ये जो यूप्लेक्टेला दिखाई दे रहा है आपको, यूप्लेक्टेला को गिफ्ट दिया जाता है, वहां पर यूप्लेक्टेला का गिफ्ट दिया जाता है। और ये क्या होता है? इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो जापान का भी कस्टम है कि भाई हाँ, आप लोग भी जैसे कपल को दिया जा रहा है तो आप लोग भी जीवन भर साथ बने रहिएगा, आप लोग भी जीवन भर साथ में बने रहिएगा। क्लियर है? चलिए चलिए उसके पश्चात आगे बढ़े। नेक्स्ट हमने कहा अगला क्वेश्चन क्या आता है? फाइलम पोरिफेरा के सदस्य होते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर। कौन सा कैरेक्टर है जो पोरिफेरा का है? पूर्णतः समुद्री जंतु, अच्छा ये कैरेक्टर। पूर्णतः स्वच्छ जलीय जंतु, ज्यादातर स्वच्छ जलीय किंतु कुछ समुद्री जंतु, या फिर ज्यादातर जब समुद्री जंतु किंतु कुछ स्वच्छ जलीय। एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एनिमल, मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल्स बट फ्यू आर मैराइन एनिमल्स, एंड मोस्टली मैराइन एनिमल्स बट फ्यू आर द फ्रेश वाटर एनिमल्स। इनमें से कौन से हैं जो कि आपको मिलेंगे? मतलब पोरिफेरा का कैरेक्टर क्या है? तो पोरिफेरा जो होता है वो मैक्सिमम तो होता है आपके वाटर, मतलब ये मैराइन वाले समुद्री, बट कुछ होते हैं या जो कुछ एक्सेप्शनली केस है इनके पास में, जो कहाँ मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आपको पानी के अंदर भी। कहाँ मिलेंगे? पानी, मतलब जो स्वच्छ जल है, फ्रेश वाटर है, उसमें भी मिलेंगे। तो आंसर क्या है आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एम्फीब्लास्टुला जो है वो किसका लार्वा है? एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ। फिर से देखो लार्वा आया है, लार्वा आया यानी कि डेवलपमेंट अभी भी इनके पास कैसा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, या फिर हम कह रहे हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाएगा। इनमें किसका है ये लार्वा? तो ये लार्वा है आपके साइकोन का। किसका लार्वा है? साइकोन का। और साइकोन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ या मेंबर ऑफ पोरिफेरा। किसका मेंबर है? पोरिफेरा का। चलिए चलिए, थोड़ा जुकाम और गला खराब है तो बीच बीच में खांसी आएगी। चलिए, तो स्पंज को अधिकतम संभव टुकड़ों में काटने पर क्या होगा? What will happen if a sponge is cut into maximum possible pieces? अगर आप स्पंज को बहुत से टुकड़ों में काट देते हैं तो उसका क्या होना है? ऑप्शंस क्या है? These will die, ये मर जाएंगे। These will differentiate, मतलब कि ये विभेदित हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। प्रत्येक टुकड़े से स्पंज का निर्माण हो जाएगा। Every piece will form a sponge, या फिर कुछ टुकड़े अंगों में विकसित हो जाएंगे। Some pieces will develop in organ। क्या? तो इनमें से हमने कहा कि अगर आप पोरिफेरंस को या स्पंज को अनेकों टुकड़ों में बांट देंगे तो प्रत्येक टुकड़े से नए स्पंज का निर्माण हो जाएगा। एवरी पीस विल फॉर्म अ स्पॉन्ज। कारण इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है रीजनरेशन, मतलब कि पुनरुद्भवन। रीजनरेशन की क्वालिटी या फिर नेचर होता है इनका, यानी कि पुनरुद्भवन, अर्थात कोई बॉडी पार्ट या अगर ऑर्गन अलग हो जाए तो उससे पुनः नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी करवाया जा सकता है, फिर से ये नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इस कारण से अगर आप इसको टुकड़ों में बांट भी देंगे तो ये आपको नए अनेकों स्पंज बना करके देगा। फिर आता है ऑस्कुलम पाया जाता है। ऑस्कुलम अकर्स इन, ये अभी अभी हमने नाम पढ़ा था जब आपने ऑस्टिया वाला डायग्राम देखा कि जो छोटे छोटे पोर्स थे उनको ऑस्टिया कहा था, तो उसके ऊपर एक बड़ा जो पोर बताया गया था उसको ऑस्कुलम कहा था। तो ऑस्कुलम इनमें से किन में मिलेगा? स्टारफिश में, रेफिश में, हाइड्रा में या स्पॉन्ज में? किसके अंदर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा स्पंज में। पोरिफेरा का मेंबर है स्पंज में। हमने डायग्रामेटिकली कहा था कि अगर जो ये पोरिफेरन है, छोटे छोटे पोर्स को तो आपने ऑस्टिया नाम दिया था, जिनके द्वारा वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, इनको तो क्या नाम दिया था आपने? ऑस्टिया। बट इसके ऊपर की तरफ यहां पर एक बड़ा होल या बड़ा पोर पाया जाता है जिसको हम नाम दे रहे हैं ऑस्कुलम। और यहां से वाटर जो है ऑस्टिया से एंटर करेगा और यहां से होते हुए ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऑस्कुलम किस में मिल रहा है आपको? स्पॉन्ज में। किस में मिल रहा है? स्पॉन्ज में। क्लियर है? चलिए, तो साथ साथ में आप इनके आंसर्स खुद भी टाइमर लगा के रखिए और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कीजिएगा आप कितना फास्ट इसका आंसर दे पा रहे हैं।
क्लियर है? तो जब तक मैं आगे बढ़े, एक अच्छी सी मोटिवेशन लाइन के साथ में कहेंगे, एक शायरी बताते हैं। क्या है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मतलब रुको मत, आगे बढ़ते रहो। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो यानी कि जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक मैं लगे रहिए, डटे रहिए, और अपने लक्ष्य को ढूंढना है, उसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? जेलीफिश का लार्वा है ऑरेलिया, या जेलीफिश जो इसका लार्वा क्या है? प्लेनुला, पॉलिप, मेडुसा या ब्लास्टुला? तो इसका लार्वा कौन है? प्लेनुला। प्लेनुला लार्वा होता है ऑरेलिया या फिर जेलीफिश का। बाकी पॉलिप एंड मेडुसा लाइफ फॉर्म्स होती है, ये इनकी लाइफ फॉर्म या बॉडी फॉर्म्स होती है, जिनके अंदर हम पढ़ते हैं कि जब आप सिलेंट्रेट्स में जाते हैं, जो कि पीढ़ी एकांतरण या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, तो उनके अंदर हम कहते हैं पॉलिप और मेडुसा उनकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज के नाम है। और ब्लास्टुला ये तो वैसे भी एम्ब्रियो की स्टेज में पढ़ा जाता है। तो आंसर क्या है आपका? प्लेनुला। चलिए फिर पूछा है, उचित विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी आरेख सही पहचाने गए हो। अब आरेख अर्थात हम कह रहे हैं यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिए गए, इन डायग्राम्स को पहचानना है कि इनमें से कौन से डायग्राम किसके हैं, किन के पास में आपको ये मिलेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम को अगर देखें तो ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा आप कहेंगे कि ये जेलीफिश का है, यानी कि हम इसको ऑरेलिया से जानते हैं। किसको जानते हैं? ऑरेलिया से। क्या है ये आप कहिए जेलीफिश है। फिर आगे चले तो अब ये क्या है? फिर नेक्स्ट ये डायग्राम भी मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये निडोप्लास्ट सेल का है, दंश कोशिका का है। किसका? निडोप्लास्ट सेल। इस निडोप्लास्ट सेल की प्रेजेंस के कारण ही आपने वो जो कहेंगे सिलेंट्रेट्स है, इनको हमने निडेरिया नाम दिया था, कारण उनके पास में निडोप्लास्ट सेल या दंश कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये नाम भी मुझे जाना पहचाना लगा। फिर आगे चले तो ये मेरे को मिला एक और मेंबर, ये है प्लूरोब्रैंकिया का। ये मेंबर कौन है? प्लूरोब्रैंकिया। अब ये कैसे पहचाने? तो ये कुछ कुछ टीनोप्लाना के जैसा होता है। टीनोप्लाना मतलब कि टीनोफोरा का मेंबर है। और इनकी कहेंगे कि इनकी खासियत क्या है, क्वालिटी क्या होती है? इनके ऊपर 8 कॉम्ब प्लेटें मिलती है। ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है, ये इनकी स्पेशल क्वालिटी है। इनके ऊपर 8 कॉम्ब प्लेटें मिलती है, जिस कारण से इनकी जो अरेंजमेंट है, और प्लस 2 पाए जाते हैं स्पर्शक, टेंटाकल्स मिलते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है, टीनोफोरा के मेंबर्स है। क्लियर? तो अब ने कहा कि पहला ऑरेलिया है, दूसरा हमने अगर याद नहीं भी आ रहा है तो तीसरा मुझे पता है निडोब्लास्ट है, और चौथा प्लूरोब्रैंकिया है। तो ये सब नाम तो मुझे यहां पर मिल गए। तो आंसर क्या है आपका? सी, ऑरेलिया, एडम्सिया, निडोब्लास्ट और प्लूरोब्रैंकिया। यानी कि ये क्या हो गया? एडम्सिया। क्या हो गया? ये एडम्सिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न जंतुओं के समूह में से कौन सा एक समूह केवल लैंगिक विधियों से जनन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स? यानी कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है, सिर्फ इन विधियों से काम करता है। कौन है? तो आपका आंसर क्या है? डी, टीनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रा के निमेटोब्लास्ट क्या होते हैं? हाइड्रा के अंदर जो निमेटोब्लास्ट है, इज निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा आर सेंसरी, जटिल, निमेटोसिस्ट उपकरण युक्त या उपरोक्त सभी। सेंसरी, कॉम्प्लिकेटेड विद निमेटोसिस्ट अपैरेटस एंड ऑल ऑफ अबो। तो इसके अंदर आता है आपके सेंसरी। निमेटोब्लास्ट क्या है? हाइड्रा के अंदर संवेदी भाग है, सेंसरी पार्ट है ये। सेंसरी पार्ट होता है निमेटोब्लास्ट हाइड्रा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीनोफोरा एक छोटा फाइलम है क्योंकि व्हाई डज द टीनोफोरा इज अ माइनर फाइलम? इसको छोटा फाइलम क्यों माना गया? आप जो एनिमल किंगडम पढ़ते हैं इसमें 11 फाइलम पढ़ते हैं, 11 संघ पढ़ते हैं, इसमें से टीनोफोरा सबसे छोटा माना गया है। अब क्यों माना गया है? ऑप्शंस क्या है? इसमें छोटे आकार के जंतुओं को शामिल किया गया है। इट इंक्लूड्स स्मॉल साइज्ड एनिमल्स। क्या ये कारण है कि वो छोटे एनिमल्स रखता है? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, छोटे साइज के एनिमल्स आपको दूसरे फाइलम्स में भी मिलेंगे। फिर इसमें केवल कुछ जेनेरा को शामिल किया गया है। इट इंक्लूड्स ओनली फ्यू जेनेरा। इसमें आर्थिक महत्व के जंतुओं को शामिल नहीं किया गया है। इट डज नॉट इंक्लूड एनिमल्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एंड इसमें या इसको पूर्व में निडेरिया में शामिल किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड अर्लियर इन निडेरिया। नो डाउट ये पॉइंट सही कहता है कि निडेरिया में शामिल किया गया था, लेकिन ये इसको टीनोफोरा छोटा मानने का तो कारण नहीं बनता। निडेरिया में रखा गया था इसको, लेकिन इसके पास निडोप्लास्ट सेल्स नहीं थी। निडोप्लास्ट सेल नहीं थी, इस कारण से क्या किया कि इसको वहां से हटा दिया गया। अब जब दंश कोशिकाएं निडोप्लास्ट सेल नहीं थी तो निडेरिया में काम भी नहीं। तो इसको क्यों सबसे छोटा या माइनर फाइलम माना गया है?
क्योंकि इट इंक्लूड्स ओनली फ्यू जेनेरा, इसमें केवल कुछ जेनेरा को ही शामिल किया गया है। भाई जब घर के मेंबर्स कम होंगे तो घर भी तो छोटा होगा। कहने का मतलब कि परिवार का साइज कितना बड़ा होगा डिपेंड करता है उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं। जब जेनेरा ही कम है तो फाइलम भी तो छोटा होगा, होगा ना? बिल्कुल। तो आंसर क्या है आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि हाइड्रा को दो भागों में बांट दिया जाए तो हाइड्रा का क्या होगा? इफ हाइड्रा इज ब्रोकन इनटू पीसेस, यदि हाइड्रा हमने कहा कि वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा उसका? हाइड्रा इज ब्रोकन इनटू पीसेस तो हाइड्रा मर जाएगा, हाइड्रा विल डाई। प्रत्येक खंड संपूर्ण हाइड्रा में बदल जाएगा, एवरी फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू कंप्लीट हाइड्रा। या फिर कुछ खंड पूर्ण रूप से विकसित होंगे, यानी कि सम फ्रेगमेंट्स विल फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, कंप्लीट पार्टीशंस करके हाइड्रा बना देंगे। या फिर हाइड्रा पुनः लैंगिक प्रजनन करने लगेगा, हाइड्रा विल अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि अगर इसको आप छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या होगा इसका? तो हाइड्रा जो करेगा क्या? प्रत्येक खंड संपूर्ण हाइड्रा में बदल जाएगा, एवरी फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट हाइड्रा। रीजन, इसके पास में भी आपको कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है? रीजनरेशन। इसमें कौन सी क्वालिटी है? रीजनरेशन, या जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? पुनरुद्भवन। मतलब कि कोई पार्ट अगर अलग होता है तो वो फिर से नए पार्ट को ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है, पुनरुद्भवन कैरेक्टर है। चलिए, और हमारे अंदर भी पुनरुद्भवन या रीजनरेशन होता है, लेकिन होता है नाखूनों में और बालों में, इनके अंदर, जो कुछ अमाउंट के बाद अब कट करने के बाद भी ये बढ़ते जाते हैं, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट्स इज, कौन सा कैरेक्टर है जो सिलेंट्रेटा के लिए है? तो इसमें सभी समुद्री होते हैं, मुख के चारों ओर टेंटकल्स होते हैं, पॉलिप या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी कि ऑल आर मराइन, प्रेजेंस ऑफ टेंटकल्स अराउंड द माउथ, पॉलिप एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो सिलेंट्रेट्स को सिलेंट्रेट कहा हमने क्योंकि इनमें सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, इनमें सिलेंट्रॉन कैविटी या सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। तो ये है इसका विशिष्ट लक्षण, किसका? सिलेंट्रेटा का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हाइड्रा अपने शिकार को किसके द्वारा पहचानता है? हाइड्रा रिकॉग्नाइजेज इट्स प्रे बाय, कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू हाइड्रा अपने शिकार को या प्रे को पहचानता है? पहला, निमेटोसिस्ट, रासायनिक उद्दीपन यानी केमिकल स्टिमुलस, गंध या स्मेल, और संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। तो निमेटोसिस्ट ऐसी स्ट्रक्चर है इसके पास में जिसके द्वारा वो अपने शिकार को सेंस कर सकता है, पहचान सकता है, यानी कि ये हुआ इसका सेंसरी पार्ट। क्या हुआ इसका? संवेदी भाग है ये इसको ज्ञान करवाएगा कि उसका शिकार है, प्रे आसपास है, ये उसको पहचानता है। फिर स्वतंत्र जीवी फीताकृमि कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग फ्लैटवर्म? फ्लैटवर्म के नाम आ गया है, फ्लैटवर्म यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? प्लेटीहेल्मिन्थीस की। किसकी बात हो रही है? प्लेटीहेल्मिन्थीस की। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात हो रही है तो इनमें से कौन सा है जो फ्री लिविंग है? देखो, फ्री लिविंग का है यानी कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इनमें से फ्री लिविंग कौन सा है? वो है आपके प्लेनेरिया। फ्री लिविंग कौन है? प्लेनेरिया। बाकी टीनिया, सोलियम, फेसियल, हेपेटिका वगैरह ये देखेंगे तो ये लीवर फ्लूक वगैरह ये इनके अंदर, मतलब लीवर पे डिपेंड कर रहे हैं या इंटेस्टाइन पे डिपेंड कर रहे हैं। बट प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग पैरासाइट, पैरासाइट ही है, जबकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से एक प्रकार के प्राणी त्रिजनन स्तरीय होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? क्या कहा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि आपको पूछा है कि इनमें से कौन से त्रिकोर की या फिर त्रिजन स्तरीय है। अब त्रिकोर की या ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम आया, मतलब क्या कि जो ब्लास्टुला स्टेज है उस दौरान इनके पास में कौन कौन सी जनन स्तर या फिर जर्म लेयर्स प्रेजेंट है? कौन कौन सी जर्म लेयर्स प्रेजेंट है? तो कौन सी प्रेजेंट है? अब देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक या तो फिक्स है, बाहर कौन होगी? एक्टोडर्म। अंदर कौन होगी? एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में कौन होगी? मीजोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी कि तीनों लेयर्स प्रेजेंट होगी। तो ऐसा कौन है इनमें से? प्रवाल, कोरल्स, चपटेक्रमी फ्लैटवर्म्स, स्पंजेस या फिर टीनोफोर्स? तो आंसर है टीनोफोर। कैसे होते हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके पास में एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीनों लेयर्स आपको मिलेगी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सा प्लेटीहेल्मिंथीज का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिंथीज? कौन सा है जो प्लेटीहेल्मिंथीज का एग्जाम्पल है? अब प्लेटीहेल्मिंथीज मतलब फ्लैटवर्म्स, चपटे कृमि। बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा हमें। फ्लैटवर्म्स या चपटे कृमियों का ग्रुप है ये पूरा। चलिए, तो कौन है ऐसा? ट्रिपेनोसोमा, सिस्टोसोमा, प्लाज्मोडियम या वुचरेरिया? ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम या वुचरेरिया या सिस्टोसोमा, कौन सा है? तो आपका आंसर है इसमें बी। ये थोड़ा मिसटाइप होके ऊपर चला गया है, यहां पर एकदम सही बैठा है, हिंदी अपने साथ जुड़ी है। तो सिस्टोसोमा इज द आंसर। सिस्टोसोमा को और क्या कहते हैं हम? ये है आपका ब्लड फ्लूक। क्या है ये? ब्लड फ्लूक। ये आपका रक्त कृमि है। क्या है ये? रक्त कृमि, आपके ब्लड में प्रेजेंट रहता है ये। क्लियर? तो सिस्टोसोमा, आंसर आपका बी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टीनिया में प्रचलन अंग कहलाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन इन टीनिया आर कॉल्ड। लोकोमोटरी मींस इनके मोशन करने के लिए, गमन करने के लिए पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गन कौन से हैं इसमें? तो सीटी, पैरापोडिया, फ्लैजिला या उपरोक्त में से कोई नहीं। सीटी, पैरापोडिया, फ्लैजिला और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से पता करेंगे कि क्या है, नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण क्या है? ये जो टीनिया है, ये भाई साहब क्या होते हैं? ये होते हैं एंडोपैरासाइट। ये क्या होता है? एंडोपैरासाइट मतलब अंतः परजीवी। और अंतः परजीवियों में मोशन या लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन या फिर उनमें गमन नहीं पाया जाता। और जब ये नहीं होगा तो इनको किसी भी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। इस कारण से इनमें से कोई भी तरह का प्रचलन अंग नहीं मिलता है। निम्न में से किसमें अनॉक्सी श्वसन पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन? कौन है ऐसा जो एनारोबिक या अनॉक्सी श्वसन करता है? अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक मींस जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो, O2 की अनुपस्थिति में हो। तो अब ऐसा ढूंढ के लाओ जो O2 की अनुपस्थिति में करे। तो सीधी बात है, कुछ ऐसा ही होगा जिसके पास ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है। तो कहां नहीं पहुंच रही? केंचुआ, ससक यानी खरगोश, इकाइनोडर्म या पिथाग्रमी टैपवर्म? अर्थवर्म, रैबिट, इकाइनोडर्म्स एंड टैपवर्म्स। एंड द आंसर इज टैपवर्म, पिथाक्रमी। कारण इसका अभी भी अपने पास में है, क्योंकि ये क्या है? ये एंडोपैरासाइट है, ये अंतः परजीवी है। इस कारण से इनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये अंदर हम कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन श्वसन करते हैं। तो क्या हो गया आपका आंसर? टैपवर्म या फिर पिथाग्रमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसियोला हिपेटिका रहता है। फेसियोला हिपेटिका लिव्स इन। देखो बहुत बढ़िया तरीके से बता दूं कि इसको आप लीवर फ्लूक भी कहते हो। इसको हम क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक या फिर यकृत कृमि। यकृत कृमि। और इसको अपनी लाइफ पूरी करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? 2 होस्ट। एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है इनको, 2 पोषी कोशिकाएं चाहिए। तो ये कहां मिलेगा? लीवर ऑफ शीप, भेड़ के यकृत में, ब्लड ऑफ शीप यानी कि भेड़ के रुधिर में, इंटेस्टाइन ऑफ शीप भेड़ की आंत में, या फिर भेड़ के प्लिया यानी कि स्प्लीन में। कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको भेड़ के लीवर में, भेड़ के यकृत में। और इसका दूसरा होस्ट कौन है? सेकेंड होस्ट कौन है इसका? सेकेंड होस्ट है इसका स्नेल, गोंगा। ये इसका दूसरा होस्ट है फेसियोला हिपेटिका का। चलिए नेक्स्ट, फेफड़ों का फ्लूक क्या है? कौन सा है? लंग फ्लूक इज कौन है? हिमेनोलेपिस नाना, ये उसका नाम, पैरागोनिमस वेस्टरमैनी, सिस्टोसोमा हिमेटोबियम या फिर इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। कौन सा है? तो इनमें जो लंग फ्लूक है वो है आपके पैरागोनिमस वेस्टरमैनी, पैरागोनिमस वेस्टरमैनी। क्लियर? और ये सिस्टोसोमा तो नाम से भी याद आ जाएगा, हमने कहा था ये ब्लड फ्लूक है। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनवर्म कहलाता है। पिनवर्म्स इज कॉल्ड एज, क्या है उसका साइंटिफिक नेम पिनवर्म का? सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल या फिर एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। तो आप कहेंगे पिनवर्म्स क्या है? एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस पिनवर्म। याद रखिएगा ये भी फ्लैटवर्म में रखा जा रहा है। और फ्लैटवर्म में ये है क्या? जनरली ये छोटे बच्चों में,
ज्यादा मीठा खाने पर प्रॉब्लम कर देता है। आगे आप समझदार होंगे, आप भी जब बच्चे थे, छोटे थे, आपको भी मीठा खाने से मना किया गया होगा। मम्मी ने, दादी ने, नानी ने, सबने, आप कहेंगे बड़ों ने मीठा ज्यादा खाने से मना किया होगा कि बेटा मीठा मत खा, बाद में दिक्कत होगी, बाद में प्रॉब्लम होगी। तो वो प्रॉब्लम किसके कारण होगी? ज्यादा मीठा खाने पर कौन दिक्कत करता है? पिनवर्म्स या एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस। क्लियर? आगे अब आपको याद आ गया होगा कि मीठा ज्यादा खाने से क्या होता है बच्चों में। चलिए, प्रौढ़ वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई रहता है। द अडल्ट वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई लिव्स इन और अटैक कहां पर करता है? मनुष्य के सबडर्मल अवकाश में, ह्यूमन सबडर्मल स्पीसीज, क्यूलेक्स की पेशियों में, मसल्स ऑफ क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या है? मच्छर है जो इसका वेक्टर है। चलिए, सैलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द क्यूलेक्स, इसकी लार ग्रंथियों में, या फिर ह्यूमन लिम्फ ग्लैंड्स, मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में। तो यह है इसका आंसर। कहां पर होता है? प्रौढ़ या फिर जो कहेंगे अडल्ट जो वुचेरेरिया है, कहां अटैक करता है? ह्यूमन लिम्फ नोड्स पर, मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों पर। चलिए, फिर आता है एस्केरिस में संवेदी संरचनाएं क्या है? सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन द एस्केरिस आर, नाम सारे जाने पहचाने होने चाहिए। तो फ्रेजमिड, एम्फिड्स, पेपिली, या फिर ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी। बिल्कुल उपरोक्त सभी। इनमें आपको सेंसरी ऑर्गन फ्रेजमिड्स भी मिलते हैं, एम्फिड्स भी मिलते हैं और पेपिली भी मिलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबोव इज द आंसर, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेंगे, उपरोक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट, एस्केरिस का जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पान ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का जीवन काल पूछा है, और एस्केरिस किसका मेंबर है आपके? एस्केलमिंथीज, जिनको हम क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म्स। क्या नाम देते हैं इन्हें? राउंड वॉर्म्स, गोल कृमि। तो लाइफ स्पान कितना है? 6 to 9 मंथ्स, 9 to 12 मंथ्स, 4 to 10 मंथ्स, या फिर 10 to 12 मंथ्स। तो इनका लाइफ स्पान होता है आपके 9 से 12 महीने। कितना? 9 से 12 महीने, ये लाइफ स्पान होता है एस्केरिस का। नेक्स्ट, केंचुए में जनन, नर जनन क्षेत्र कौन से खंड में उपस्थित होता है? जेनेटल अपर्चर ऑफ अर्थवर्म्स इज लोकेटेड इन द सेगमेंट, कौन से वाले? देखो, केंचुए में पूछा है आपको, और ये किसका मेंबर है आपके? एनेलिडा का। किसका मेंबर है? एनेलिडा। जहां पर हमने कहा क्या मिलेगा आपको? सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन मतलब कि खंडीभवन, यानी कि इनकी बॉडी आपको आउटर और इंटर दोनों की, बाहर और अंदर दोनों से सेगमेंट्स में डिवाइडेड दिखाई देती है। जैसे केंचुए की ही बात कर लें अगर, तो इसकी बॉडी जो है वो लगभग 100 से 120 खंडों में बटी होती है। इतने भागों में या खंडों में, सेगमेंट्स में बटी होती है। तो अब एग्जैक्ट हम पूछ रहे हैं कि उसके अंदर नर जनन क्षेत्र कौन से खंड में होगा? 13वें में, 14वें में, 19वें में, या 18वें में? कौन से के अंदर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको 18वें में। कहां मिलेगा? 18वें के अंदर। तो सेंसरी, ये जो नर जनन तंत्र है, ये कहां मिलना है आपको? 18वें के अंदर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है ये अगला क्वेश्चन आपके लिए? सॉरी। निम्न में से कौन सा एक लक्षण संघ एनेलिडा की विशेषता नहीं है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। इसका कैरेक्टर ही नहीं है, वो कौन है ऐसा? पहला, कूटसिलोम यानी स्यूडोसिलोम। दूसरा, अदर तंत्रिका रज्जु या फिर बंद परिसंचरण। फिर है सखंडता या सेगमेंटेशन। तो वेंट्रल नर्व कोड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, या सेगमेंटेशन, कौन सा है जो इसका कैरेक्टर नहीं है? किसका? एनेलिडा का। तो वो है आपकी स्यूडोसिलोम। कूटसिलोम, सिलोम का मतलब देहगुआ, वो इसका कैरेक्टर नहीं है। सिलोम मीन्स कैविटी, इसके अंदर की जो सील है, कैविटी है, गुहा है, उसको कहा गया देहगुआ को। चलिए, केंचुए के आंतरिक भाग पर स्थित विशिष्ट कीमो रिसेप्टर है। स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थवर्म्स आर, वो क्या है? जो आंतरिक भाग पर स्थित होते हैं ऐसे कौन है? तो उष्माग्राही होते हैं, प्रकाशग्राही, स्वादग्राही, दाबग्राही, या श्रवणग्राही। हीट रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स। तो वो होते हैं आपके स्वादग्राही, टेस्ट रिसेप्टर्स। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट कहा है कि फेरेटिमा में आहार नाल के ऊपर, फेरेटिमा के अंदर आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल जो हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर चौथे, पांचवें, छठे खंड के अंदर, 5th, 4th एंड 6th सेगमेंट में लाल रंग की गोल संरचनाएं पाई जाती है। इनका संबंध किससे है?
In pheretima, there are red-colored round bodies in fourth, fifth, and sixth segment above the alimentary canal. They are believed to be involved in. किस में इन्वॉल्व है वो? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, पाचन या डाइजेशन, प्रजनन या रिप्रोडक्शन, या ल्यूकोसाइट्स के उत्पादन यानी कि ल्यूकोसाइट प्रोडक्शंस। तो पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये गोल संरचना है या फिर जो रेड कलर की स्ट्रक्चर्स है ये होती है यहां पर ब्लड ग्लैंड्स। क्या होती है? ब्लड ग्लैंड्स या फिर रक्त ग्रंथियां। अब सीधी बात है, ब्लड ग्लैंड्स है तो ब्लड के जैसा ही कुछ बनाएगी और ब्लड के जैसा आपको ल्यूकोसाइट मिला, यानी कि इनका प्रोडक्शन क्या होगा? ल्यूकोसाइट के प्रोडक्शन में। हेल्प कहाँ होगी इनकी? ल्यूकोसाइट के प्रोडक्शन में। चलिए केचुए के शरीर का भूरा रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कौन सा ऐसा पिगमेंट है? पोरफायरिन, हीमोग्लोबिन, ब्लड या फिर हेमोसाइनिन। तो इसका कलर जो है वो होता है पोरफायरिन के कारण। किसके कारण होता है? पोरफायरिन, जो कि क्या है? एक पिगमेंट है। क्या है ये? एक पिगमेंट है, वर्णक है, जिसके कारण से कलर क्या था, कैसा होता है बॉडी का? ये ब्राउन होता है। चलिए नेक्स्ट का है कि निम्न में से किस एक जोड़े के दो पदों को उनके आगे दी गई अंगों की श्रेणी से सही मिलाया गया है? Which one of the following pairs of items correctly belong to the category of the organs mentioned against the scenario? क्या है ये? तो केंचुए के वृक्क तथा कॉकरोच की मेलपीजी नलिकाएं, ये उत्सर्जी अंग है, यानी कि नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ऑफ द कॉकरोच, ये क्या है? एक्सीटरी ऑर्गन्स। चल ठीक है। फिर मधुमक्खी के पंख और कोए के पंख, विंग्स ऑफ द अनीबी एंड द विंग्स ऑफ द क्रो, ये होमोलोगस ऑर्गन या समझात है। बोगेनविलिया का कांटा, यानी कि इसका जो थॉर्न है, और कुकुरबिटा का प्रतान या टेंड्रिल, ये कैसे है? समवृत्ति या एनालॉगस ऑर्गन। और मानव के नेत्र में निमेशक झिल्ली, डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन, और अंत बिंदु यानी कि हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ये अवशेषीय अंग या वेस्टिजल ऑर्गन। तो कौन सा एग्जैक्ट सही है ये पूछा गया है, तो ये आपके मिलेगा आंसर ए। केंचुए के वृक्क यानी किडनी, नेफ्रीडिया और कॉकरोच की मेलपीजियन नलिकाएं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ये दोनों ही क्या काम करती है? उत्सर्जन का काम करती है। तो एकदम सही आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? ए। चलिए फिर केंचुए में कौन सा भाग नेफ्रीडिया का जंगल कहलाता है? कौन सा भाग नेफ्रीडिया का जंगल कहलाता है, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि रीजन ऑफ अर्थवर्म विच इज द फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया? क्लाइटेलर भाग, ग्रसनीय भाग, टिफ्लोसोलर भाग या फिर अंतराली भाग? इंटरस्टिशियल या इंटेस्टिनल, टाइफ्लोसोलर, फेरिंजियल या फिर क्लाइटेलर। तो इसका आंसर होता है आपके क्लाइटेलर। और ये क्लाइटेलर जो है ये लगभग 2000 नेफ्रीडियोपोर्स से मिलकर के बना होता है। कितने? लगभग 2000 नेफ्रीडियोपोर्स से मिलकर बना होता है। तो ये क्या, इस कारण से इतना नेटवर्क फैला रहता है, इस कारण इसको जंगल कहा जाता है नेफ्रीडिया का। इस कारण से इसको क्या करते हैं? नेफ्रीडिया का फॉरेस्ट या फिर नेफ्रीडिया का जंगल कहा गया है। क्लियर? कितने? लगभग छोटे छोटे 2000 नेफ्रीडियोपोर्स से मिलकर बना होता है। फिर है लीच होती है। लीच क्या है? लीच हम जिसे कहते हैं जौंक। लीच क्या होती है? जौंक। जो कि क्या करती है? रक्त चूसने का कार्य करती है। ब्लड सकर। क्या है ये? ब्लड सकर। पुराने टाइम में जब टेक्नोलॉजी या मेडिसिन या कहेंगे मेडिकल इतना डेवलप नहीं था, उस कंडीशन में जो है सर्जिकल प्रोसेस से ब्लड क्लॉट नहीं हटाते थे। जो डैमेज पार्ट के पास में ब्लड बनता है, जमा हो जाता है, जो काला खून जमा होता है, उसको हटाने के लिए इस जॉग को लीच को यूज करते थे। और ये उसमें से पूरा ब्लड क्या कर लेती थी? सक कर लेती थी। तो मांसाहारी है, रुधिर चूसक है, बाह्यपरजीवी या दोनों ही बी एंड सी? कार्निवोर्स, कहाँ गया? सेंग्यूनिवोरस या फिर एक्टोपैरासाइट एंड बोथ ए एंड बी, या इसको हम कहते हैं ब्लड सकर। तो आपका आंसर क्या है? बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि आंसर डी सही है। बोथ बी एंड द सी। ये एक्टोपैरासाइट भी है, बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेगी, और ब्लड सकर है, ब्लड को सक करेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। फेरेटिमा का हृदय किस खंड में स्थित होता है? हार्ट ऑफ फेरेटिमा आर सिचुएटेड इन द सेगमेंट्स। कौन से सेगमेंट में मिलेगा आपको? 10, 13, 16, 17, 7, 9, 12, 13, 4, 5, 10 और 13, 11, 14, 17 और 18। तो ये जो हार्ट है किसका? फेरेटिमा का। ये प्रेजेंट होता है 7, 9, 12 एंड द 13। 7, 9, 12 एंड द 13 इन पार्ट्स के अंदर आपको इसका हार्ट मिलेगा। चलिए फेरेटिमा होता है, कैसा होता है फेरेटिमा?
बंध्य यानी बंध्य होगा, स्टेराइल, उभयलिंगी होगा, हर्मेफ्रोडाइट, अर्यसम्मित होगा, रेडियली सिमेट्रिक, या फिर एक लिंगाश्रय डायोसियस होगा। कैसा होगा? तो जो अर्थवर्म, ये जो फेरेटिमा है, ये होता है आपके हर्मेफ्रोडाइट, मीन्स उभयलिंगी। मतलब आप कह सकते हैं इसको आप बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही बॉडी में मेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगी और फीमेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगी। तो ये होते हैं हर्मोफ्रोडाइट या फिर उभयलिंगी, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, केचुए में गिजार्ड कहां पाया जाता है? इन अर्थवर्म गिजार्ड इज फाउंड इन। देखो गिजार्ड क्या है, तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल या जो हम कहेंगे आहार नाल है पाचन तंत्र के अंदर, ये उसका एक पार्ट होता है गिजार्ड, पेशनी की तरह कहते हैं हम इसे, जो कि क्या करता है, फूड को पीसने का काम करता है, गिजार्ड का काम होता है ये। अब ये कहां पाया जाता है केचुए के अंदर? 8 से 10वें खंड में, 8वें खंड में, 27वें खंड में, या फिर 8 से 11वें खंड में, 8 to 10 सेगमेंट, 8 सेगमेंट, 27 सेगमेंट, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है अपने पास में, 8 to 11 सेगमेंट्स। कहाँ मिलेगा ये आपको? तो ये मिलेगा आपको 8th सेगमेंट में। कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको 8th सेगमेंट में। बिल्कुल, कहाँ मिलना है ये आपको? 8th सेगमेंट में, 8वें खंड के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये आपको? 8वें खंड के अंदर। एंड द लास्ट, निम्न में से जोंक द्वारा कौन सा रक्त प्रतिस्कंदक स्त्रावित किया जाता है? लीच सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट। प्रतिस्कंदक पूछा है, जो क्लॉट नहीं बनने देने वाला, या फिर एंटीकोगुलेंट जो उसके थक्का नहीं जमाएगा, क्लॉट नहीं बनाएगा। हिरुडीन, हिपेरिन, सेरोटोनिन या हिस्टामिन। तो इसके अंदर आप क्या आंसर है? लीच कौन सा करता है? हिरुडीन, हिरुडीन। और इसका जो नाम भी रहता है हिरुडीनेरिया कहा जाता है, उसके नाम से ही इसको हिरुडीन कहा गया था। क्लियर? तो इसी के साथ में आज की जो अपनी क्लास थी, जहां पर हमने एनिमल किंगडम के साथ शुरू किया था, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनिलिडा तक पहुंचे, यानी कि अभी तक अपने पास में और भी फाइलम्स पड़े हैं। तो अपने इसी चैप्टर के एमसीक्यूज की जो सीरीज है, इसका एक और पार्ट बनेगा, जहां पर हम इससे अगले जो फाइलम्स है उनके मेंबर्स के साथ में जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आएंगे। और आशा करता हूं आपको आज के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके ऊपर नजर मारना जरूरी है, जो कि पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, कभी ना कभी इनके बारे में पूछा गया है, और लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, जहां पर आपको इसी चैप्टर का जो अगला पोर्शन मिलेगा, अगला पार्ट मिलेगा, जहां हम और भी ऐसे एमसीक्यूज लेके आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, उन्हीं के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।